हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 19 मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना के तहत 27 लाख परिवारों को कितने रुपए का कैशलेस इलाज मिलेगा? तो 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज मिलेगा असम राज्य में। किसने फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, यानी कि किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो जियानी इनफेंटिनो को फिर से फीफा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चंद्रमा पर फिर से मनुष्यों को भेजने के लिए स्पेस सूट के एक नए वर्जन को किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। आरबीआई ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया है? तो यूएई के सेंट्रल बैंक के साथ समझौता किया है। एरिक गारसेटी को भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका के राजदूत बने हैं भारत में। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 13 मार्च 2023 के बीच भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक सैन्य अभ्यास हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस शहर में होगी? तो दोस्तों, ये जो बैठक है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में होने वाली है। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इन्हें भी नोट कर लें। चलिए अब आज के जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप दोस्तों इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा आहार 2023 मेला कहां आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये आयोजित हुआ है दिल्ली में। कहां पर आयोजित हुआ है? दिल्ली में। तो दोस्तों दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। 14 से 18 मार्च तक इसका आयोजन हुआ है। और किस मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन हुआ है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जिसके केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। दोस्तों इसका उद्देश्य है आतिथ्य उद्योग यानी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की क्षमता को प्रदर्शित करना और घरेलू और विदेशी कस्टमर्स को तकनीक, वस्तुओं और सेवाओं का प्रदर्शन करना। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने कितने नए जिलों का गठन का ऐलान किया है? तो राजस्थान सरकार ने कितने नए जिलों का गठन का ऐलान किया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 17 मार्च 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की गई है। राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए हैं। इसी के साथ अब राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई है और संभाग की संख्या 10 हो गई है। ये बहुत ही बड़ा स्टेप है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा कि उन्होंने एक साथ 19 जिलों का गठन किया है। इससे पहले राज्य में यानी राजस्थान में 33 जिले थे, अब कितने हो गए हैं? 50 जिले हो गए हैं। जयपुर और जोधपुर अब जिला नहीं रहेगा, उसे कई भागों में विभाजित कर दिया गया है। मतलब ये है कि अब कई जिलों में विभाजित हो गए हैं ये जिले। इस वजह से 19 जिले होने के बावजूद भी जिलों की संख्या जो है वो 50 हो गई है। ठीक है, यानी जयपुर और जोधपुर जो जिला है उसको कई भागों में विभाजित कर दिया है। अब इस नाम के कोई जिले नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करते हैं। राजधानी है जयपुर, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जो कि 22वें मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। चलिए दोस्तों, आज यहाँ के वन और राष्ट्रीय उद्यान डिस्कस करते हैं। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य कोटा राजस्थान में है, और केवलादेव
राष्ट्रीय उद्यान जो पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये राजसमंद में है। इसके अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है। तो ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो दोस्तों इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा पंजाब, हरियाणा, और इसके अलावा इसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है, और पाकिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। इसके लिए आप मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। तो दोस्तों आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, आपको इससे स्कोर पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ज्वाइन करना है मॉक टेस्ट, तो उसके लिए आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं मेरा कूपन कोड यूज करके। कूपन कोड यूज करिएगा PS100, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा डेली करेंट अफेयर्स का जो PDF है वो आपको PDF के रूप में वो दोस्तों हमारे ऐप पर मिलता है, तो आप उसे जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा? तो दोस्तों ये अभी ऐलान किया गया है उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड की जो सरकार है उसमें ये कहा गया है कि जो राज्य के आंदोलनकारी हैं और जो आश्रित हैं उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। तो 10% क्षैतिज आरक्षण देने की मंजूरी दी गई है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, और ये फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो अभी हाल ही में कैबिनेट बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया है। दोस्तों उत्तराखंड में 10,000 से अधिक राज्य आंदोलनकारी हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। 1994 में शुरू हुए राज्य के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों की कई मौतें, चोटें और गिरफ्तारियां हुई थी। अब इन्हें आरक्षण भी दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। अगला क्वेश्चन है, आयुध निर्माण दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह दिवस मनाया गया है 18 मार्च को। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण फैक्ट्री कोलकाता के कोशीपुर में स्थित है। इसका उत्पादन 18 मार्च 1802 को शुरू हुआ था, इसी वजह से यह दिवस घोषित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस भी मनाया गया है, यानी ग्लोबल रिसाइकिल डे भी सेलिब्रेट किया गया है 18 मार्च को। यह दिवस पहली बार 2018 में मनाया गया था। इसकी थीम है क्रिएटिव इनोवेशन यानी रचनात्मक नवाचार। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अश्विनी कुमार जो हैं वो यूको बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। यूको बैंक को पहले यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के नाम से भी जाना जाता था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके CEO हैं सोमा शंकर प्रसाद, संस्थापक हैं घनश्याम दास बिरला। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1943 को कोलकाता में हुई थी। 31 मार्च 2021 तक बैंक में सरकार की जो हिस्सेदारी थी वो है 94.44%। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों रचना बिष्ट रावत ने ये पुस्तक लिखी है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि ये बिपिन रावत जी पर आधारित पुस्तक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो लेखिका रचना बिष्ट रावत ने अपनी एक नई पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च की है और उस पुस्तक का नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। यह पुस्तक जनरल बिपिन रावत के जीवन और उनके व्यक्तित्व और उनके सिद्धांतों पर आधारित है। दोस्तों उन्होंने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में यानी CDS के रूप में कार्य किया है। 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया था। दोस्तों इस पुस्तक को पेंगुइन वीर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ किस देश ने हिस्सा लिया है? तो दोस्तों जो सी ड्रैगन अभ्यास है इसमें भारत के साथ अमेरिका ने हिस्सा लिया है। किसने दोस्तों? अमेरिका ने। तो इस सी ड्रैगन अभ्यास का जो आयोजन है ये 15 मार्च से 30 मार्च तक किया जा रहा है और ये किया जा रहा है गुआम अमेरिका में। दोस्तों इसमें भारतीय नौसेना का जो P-8I विमान है वो इसमें हिस्सा ले रहा है। दोस्तों भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच अभी हाल ही में 7 और 8 मार्च 2023 को तिरुवनंतपुरम केरल के
पंगोडे सैन्य अभ्यास में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीसीएस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों के कृतिवासन जो हैं वो टीसीएस के नए सीईओ बने हैं। तो टीसीएस के एमडी और सीईओ थे राजेश गोपीनाथन, तो उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है और अब वो उनके स्थान पर दोस्तों के कृतिवासन जो हैं वो सीईओ बन गए हैं। टीसीएस का मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों यहां पर बात आई थी, आपके ऑप्शन जो थे उसमें एक नाम था नटराजन चंद्रशेखरन। तो दोस्तों नटराजन चंद्रशेखरन जो हैं एक भारतीय व्यवसायी हैं जो टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। एक और नाम आया था दोस्तों एन गणपति सुब्रमण्यम। तो दोस्तों एन गणपति सुब्रमण्यम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 2030 तक। दोस्तों केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने अभी हाल ही में लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जवाब दिया है कि जो भारतीय रेलवे है 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखता है। दोस्तों शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब होता है कार्बन तटस्थता। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कार्बन को शून्य करना, यानी कि कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको शून्य करना नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जितनी कार्बन को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी कार्बन को उत्सर्जित किया जा रहा है, उतनी ही कार्बन को अवशोषित किया जाए। इसके लिए दोस्तों वनीकरण किया जाता है। वनीकरण मतलब फॉरेस्ट लगाए जाते हैं, वन लगाए जाते हैं। इसके लिए दोस्तों होता क्या है कि जो कार्बन की मात्रा है वो उसका बैलेंस बना रहता है। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति को हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कहते हैं। तो ये घोषणा की है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कि 2030 तक भारतीय रेलवे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो दोस्तों गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है शक्तिकांत दास को। और ये अवार्ड किसने दिया है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग ने। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास यह अवार्ड पाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले रघुराम राजन जी ने भी यह अवार्ड प्राप्त किया हुआ है। बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 को अपना कार्य शुरू किया था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। कबड्डी में 7, खो खो में 9, फुटबॉल में 11 और हॉकी में 11, पोलो में 4, शतरंज में 2, बेसबॉल में 9, नेटबॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8, रग्बी बॉल में 15, स्नूकर में 1 और बॉक्सिंग में 2 खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों खेल और खिलाड़ियों की जो संख्या है उसको आप जरूर नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एशिया का सबसे बड़ा आहार 2023 मेला कहां आयोजित हुआ है? दिल्ली, लखनऊ, पटना या मुंबई? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप से, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसके अलावा आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम।